जो है यहाँ पे हॉट वाटर में सॉल्युबल तो होता है, लेकिन जैसे ही पानी ठंडा होगा ये फिर से पीपीटी बना लेगा, फिर से इनसॉल्युबल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल माइंड्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं LNDLP नीट मेजर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 56 तक डिस्कशन करेंगे, जिसकी बहुत तेजी से डिमांड थी। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत बार इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं आया था, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने सोल्यूशन कर दिया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं कि अगर बेसिक नॉलेज आपका चेक करता है, जैसे कि जीसस सॉल्ट, सोडियम नाइट्रोपरसाइड, पर्सियन ब्लू, ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स, ये सब कॉमन नेम किसके हैं, तो आपको कंपाउंड एंड कॉमन नेम याद होना चाहिए। जीसस सॉल्ट क्या है? KPtCl3CH2H4। सोडियम नाइट्रोपरसाइड का कॉमन नेम किसका है? Na2FeCN5NO का। पर्सियन ब्लू का फार्मूला Fe4FeCN6 ट्राइस, दैट इज फेरीफेरोसाइनाइड। ब्राउन रिंग टेस्ट कॉम्प्लेक्स क्या है? FeS2O5NOSO4। तो आपको ये जो बेसिक मतलब कि कॉमन नेम है कंपाउंड के, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल क्या होता है? इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एंड ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो अपने नियर बाई नट गैस का कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाना चाहता है। एंड चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पाएगा या इलेक्ट्रॉन गेन करके पाता है। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से अधिक टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे CN भी है, NO भी है, तो उसे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता होगा। एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में, दैट इज फेरोसिन, क्रोमोसिन एंड जीसस साल्ट, जो है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता चलता है जीसस साल्ट। जीसस साल्ट क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। एंड ये 4 कहाँ दिया गया? 3 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद जीसस साल्ट में हम चार्ज निकालते हैं। चार्ज निकालोगे तो पोटेशियम पे +1, यहाँ पे 3 क्लोरीन है -3, तो -3 + 1 -2 आएगा। जब -2 आएगा तो इसको जीरो करना है टोटल, तो यहाँ पे +2 रहा होगा, तभी तो टोटल कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यानी कि प्लेटिनम क्या है? +2 है। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जीसस साल्ट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है, तो यानी कि P3 भी जाएगा, P3 3 3, लेकिन P4 भी जाएगा, 4 4 3 4, दो ऑप्शन में है। देन ऑप्शन 1 एंड 2 पहले से, सॉरी 3 4 जो है, आप दो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 एंड 3 पहले से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल जीसस साल्ट की बात करें तो क्लोरीन भी है एंड C2H4 भी है, यानी कि ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि दूसरा भी जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 एंड 4 करेक्ट हो सकते हैं। 1 करेक्ट है या 4 कैसे पता चलेंगे? अब क्योंकि अगर हम बात करें तो आपको देखना है सोडियम नाइट्रोपरसाइड, फार्मूला Na2FeCN5NO, यानी कि ये क्या है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि Q क्या जाएगा? Q2 जाएगा। 2 इसमें नहीं है, नहीं हो सकता। 2 नहीं है, नहीं हो सकता। 2 इसमें है, लेकिन ये तो पहले से ही हमने रूल आउट कर दिया है, बट 2 इसमें भी है, इसको हमने रूल आउट नहीं किया। देन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी और की डिटेलिंग, चार्ज एंड EN रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैं बता दूं, इसमें जीसस साल्ट जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल फॉलो नहीं करता है। कैलकुलेट करना हो, देन प्लेटिनम का आपको एटॉमिक नंबर पुट करना है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 3, एंड ये 4 इथाइलिन का आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आपको ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा जो है फॉलो नहीं करता, क्योंकि 36 नहीं आता है, नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन वो नहीं पाता है, इसीलिए वो फॉलो नहीं करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक क्या होती है? डायमैग्नेटिक की बात करूँ तो वो स्पीसीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो डायमैग्नेटिक होती हैं। एंड उनका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी 0 होता है। तो सबसे पहले निकालने के लिए आपको चार्ज निकालना पड़ेगा सेंट्रल मेटल आइटम पर। क्या है? चार्ज 0 है, क्योंकि ट्राई फिनाइल फॉस्फीन ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। देन निकिल 0 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको आना चाहिए। 18 4s2 3d8 एंड 4p। 18 मैंने क्या लिखा है? मैंने ये आर्गन लिखा है, आर्गन 18 होता है, आर्गन पहले इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आर्गन, उसके बाद 4s NS N-1D NP करके आपको सॉल्व करना है। देन 4s2 जाता है, 3d8 जाता है, लेकिन हमें कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यस 4s तो मतलब यस जो है खाली होना चाहिए, यस ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। देन 4s2 को पहले 3d8 में भेज देंगे, 3d10 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। देन यानी कि 3d10 हो गया, कोई भी यहाँ पर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, पेयरिंग हो गई। देन डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि हमारा पहला कॉम्प्लेक्स ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। उसी तरह इन सब का आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने कर दिया है, आप वो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। कॉपर +2 का कॉन्फिगरेशन करेंगे, 3d9 आता है, एंड 3d9 आता है। देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद भी पेयरिंग नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, एक ही ऑर्बिटल खाली है, तो और किसी ऑर्बिटल में तो भेज नहीं सकते, इसीलिए हमें इसको 4p में इसका रीअरेंजमेंट कराना पड़ता है। फिर भी एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो बचता ही है, इसलिए क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। एंड
Fe+1 भी आप करेंगे तो देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक बचता है, एंड यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होता है, 4s1 का इलेक्ट्रॉन जो है 3d में चला जाता है। अगर 3d खाली है तो s का इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, n-1d में जाता है। अगर n-1d खाली नहीं है तब जाके np में जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी लेवल n-1d की जो है 4s के लगभग बराबर होती है, और 4p की तो 4s और 4p का एनर्जी गैप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 4s एंड 3d। बाय द वे बात करते हैं उसके बाद 24 क्रोमियम की, देन क्रोमियम+3 इसका भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देन इसमें 3d3 आता है, जिससे ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि 3d3 है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट ही हैं। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 प्रेजेंट ही हैं। देन चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए या वीक फील्ड, इसमें जब 2 वैकेंट ऑर्बिटल खाली ही हैं, देन पेयरिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना तो कोई आवश्यकता है। उसी तरह कोबाल्ट+3 27CO कोबाल्ट+3 की बात करेंगे। देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 3d6 आता है। 3d6 आता है जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, 3d6 का क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। एंड जब 3d6 का पेयरिंग होगा देन 3 ऑर्बिटल यहाँ पे भर लिए जाएंगे, 2 ऑर्बिटल बचेंगे, ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे। एंड जब 3 ऑर्बिटल यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर 0 हो जाएगा, देन ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। तो इसी वजह से ये स्पीसीज क्या है, डायमैग्नेटिक है। उसके बाद आता है FeCO5 एंड FeCO5 की बात करें तो आयरन इसमें 0 है, क्योंकि कोबाल्ट, जब आपको पता होना चाहिए जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं सॉरी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, एंड इसीलिए आयरन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, कॉम्प्लेक्स को सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी मिलती है ऐसे कॉम्प्लेक्स में। एंड यहाँ पर जब आयरन 0 होता है देन 4s2 3d6 इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यस के इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे, देन 3d8 एंड 4s 0 हो जाएगा। 3d8 हो जाएगा तो 4 ऑर्बिटल भर लिए जाएंगे, एक ऑर्बिटल खाली है, यहाँ से dsp2 के कॉन्फ़िगरेशन का dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एक डी अंदर वाला लिया जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद यहाँ पे ये फुली फील्ड हो गए, आई मीन यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, इसीलिए क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। एंड और किसी में भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हुआ, दैट इज पहला। एंड ये NiPps थ्राइस होल 4, उसके बाद COEn थ्राइस Cl3 एंड FeCO5, यही 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो कि डायमैग्नेटिक हैं, बाकी सभी के सभी पैरामैग्नेटिक हैं। एंड हाँ, आपसे मैं ट्राई करूंगा कि हर टेस्ट के बाद मैक्सिमम 1 या 2 दिन में सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूं, एंड ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एंड अगर आपने एलन मेजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है देन बिल्कुल चैनल को फॉलो कर लीजिए। एंड कुछ लोग PDF की बात करते हैं, तो भाई मैं PDF नहीं देता हूँ, कोई भी PDF नहीं दी जाती है, क्योंकि ये कॉपीराइट का इशू होता है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम नहीं दे सकते हैं। चाहे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख लीजिए, मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या आपका तात्पर्य होना चाहिए। वैसे मैं कुछ देता नहीं हूँ, आप बाय द वे चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के होम पेज पर लिंक अवेलेबल है सब चीज़ों का। सो कमेंट में आप लोग बहुत कुछ पूछते हैं, तो एक बार होम पेज चेक कर लीजिए करिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो यहाँ पे बेसिसिटी असर्शन क्या है, बेसिसिटी ऑफ फास्फोनिक एसिड, फास्फोनिक का फार्मूला है H3PO3 एंड पायरोफास्फोरस H4P2O5 और H4P2O5 पायरोफास्फोरस एसिड आर इक्वल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ OH आयन दैट कैन बी डोनेटेड। OH आयन का नंबर क्या है जो कि डोनेट किया जा सकता है, उसे बेसिसिटी कहा जाता है। एंड यहाँ पर भाई रीजन क्या दिया गया, रीजन दिया बोथ द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ OH ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। क्यों, फास्फोनिक एसिड H3PO3 आप देखेंगे, देन इसमें 2 OH हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं, बेसिसिटी 2 हो गई। पायरोफास्फोरस एसिड देखेंगे H4P2O5, ठीक। तो H4P2O5 में भी 2 OH हैं जिसको आप डोनेट कर सकते हैं, सो इसकी भी बेसिसिटी 2 हो गई। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 ये एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जिंक में आप जब जिंक+2 का टेस्ट करते हैं, K4FeCN6 में डालते हैं, देन Zn2FeCN5 ब्लूइश व्हाइट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, ब्लूइश व्हाइट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये जिंक+2 का कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि टेस्टिंग का रिएक्शन ही है, तो आपको याद होना चाहिए। क्या बनता है, Zn2FeCN6 Zn2FeCN6, ये ब्लूइश व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर व्हाइट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड क्या है, सेकंड है Fe+3 की टेस्टिंग के लिए जब आप इसको K4FeCN6 में डालते हैं तो पर्सियन ब्लू बनता है। क्या बनता है, Fe4FeCN6 थ्राइस, Fe4FeCN6 होल थ्राइस। एंड ये कैसा, पर्सियन ब्लू नाम से पता चलता है, ब्लू कलर का है। एंड जब Fe+3 को K4FeCN6 में डालते हैं देन पर्सियन ब्लू का फॉर्मेशन होता है। एंड Fe+3 का टेस्टिंग के लिए आप KSCN में डालते हैं, देन पोटेशियम थायोसाइनेट में डालते हैं, देन FeSCN थ्राइस बनता है जो कि ब्लड रेड कलर का होता है। ये चीज तो आपको याद ही होनी चाहिए, जब SCN यूज होता है देन ब्लड रेड कलर मिलता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 3 रेड होगा। यहाँ पूछा गया येलो व्हाइट ब्लू एंड रेड, यानी कि रेड लास्ट में होगा, यानी कि 3 लास्ट में होगा। यहाँ से आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी आपको सारे ऑप्शन पता हो तब तो और बढ़िया है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, CD+2 जो कि ग्रुप 2 का एक बेसिक रेडिकल है, ग्रुप 2 का बेसिक रेडिकल है। एंड जब इसको आप H2S में डालते हैं देन क्या मिलता है, CDS मिलता है जो कि येलो कलर का होता है। क्या मिलता है, CDS का PPT मिलता है जो कि येलो कलर का होता है।
तो सबसे पहला कौन सा कलर है, हमें पहला येलो कलर दिया गया है, यानी कि येलो कौन सा है, येलो नंबर 4 है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, नंबर 4 आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले नंबर 4 आएगा। फिर हमें दूसरा कलर दिया गया है व्हाइट, यानी कि व्हाइट, तो व्हाइट यानी कि ब्लूइश व्हाइट, ये क्या है, नंबर 1 है, यानी कि दूसरे 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। 1 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, ये सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया था। तो भाई पी ब्लॉक का बढ़िया क्वेश्चन है। पी ब्लॉक में आपको पता होना चाहिए, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन OS से टीपो, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ऊपर से नीचे आएंगे देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऊपर जो सल्फर है ये ऊपर है, टॉप पर है, सल्फर क्या है, टॉप ऑफ द ग्रुप है, टॉप पर है, देन इसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होगा, ये कहाँ जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, यानी कि +4 में है तो +6 में इजीली जाना चाहेगा। +6 क्योंकि स्टेबल है इसका, सल्फर के लिए +6 स्टेबल है, इसलिए ये +6 में जाना चाहेगा। खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, यानी कि दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस, यानी कि रिड्यूसिंग पावर इसकी ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। वहीं टेलुरियम जो कि सबसे नीचे है, आप देखेंगे ग्रुप में, ऑक्सीजन फैमिली के ग्रुप में टेलुरियम नीचे आता है, देन यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा तो +4 से ये +6 में जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि +6 तो इसके लिए नॉट स्टेबल है, +4 की जगह +2 स्टेबल है, इसके लिए +4 स्टेबल है, +2 स्टेबल है, तो ये +6 में नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि +6 नॉट स्टेबल है, यानी कि ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा यानी कि रिड्यूसिंग नेचर इसका कम हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल कम है। तो ये जो पहला हमें ऑर्डर दिया गया है बिल्कुल सही ऑर्डर है। दूसरा ऑर्डर की बात करते हैं, NF3 NCl3 NBr3 स्टेबिलिटी पूछा गया आपको। जब नाइट्रोजन के हैलाइड की स्टेबिलिटी की बात की जाती है देन आपको यहाँ पे साइज एंड बॉन्ड लेंथ देखने को, जो मतलब कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, यहाँ पे उसकी साइज और बॉन्ड लेंथ देखी जाती है। क्योंकि फ्लोरीन की जो है साइज स्मॉल होती है, इसीलिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो भी स्मॉल होता है। स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगा देन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, देन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, देन स्टेबिलिटी बढ़ेगी, देन बिल्कुल सही मतलब कि स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि ऑर्डर बिल्कुल सही दिया गया है। भाई जब बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की, तो इसमें दिया गया GeO2 SnO2 एंड द लेड O2, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बताया गया। मैंने अभी बताया आपको, पी ब्लॉक में आप देखेंगे टॉप टू बॉटम जाते हैं देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, एंड अगर आप ऊपर देखते हैं ऊपर वाले एलिमेंट्स में तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जैसा कि इस कंपाउंड में देखें तो Ge+4 में है, ठीक है, Sn+4 में है, Pb+4 में है, तो +4 से +2, ये +2 इसका कम स्टेबल है। क्यों कम स्टेबल है, क्योंकि +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड जो Ge है थोड़ा सा ऊपर साइड में प्रेजेंट है, देन इसके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, नीचे वालों के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। सो +4 से +2 में जाना नहीं चाहेगा, यानी कि खुद ये रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। जब दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा देन GeO2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। यहाँ पे क्या दिखाया गया, ज़्यादा है, तो ये यहाँ से पूरा ऑर्डर ही गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो कि पी ब्लॉक का अच्छा खासा एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल आइटम पे चार्ज जितना ज़्यादा होता है एसिडिसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, एंड Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल Pka, यानी कि ये बोल रहा है कि हम इधर से इधर आ रहे हैं देन एसिडिसिटी बढ़ रही है, Pka वैल्यू घट रही है, तो यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +3 एंड +1 है। तो हमें पता है कि जनरली क्या होता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ सेंट्रल मेटल में होता है देन वो ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन H3PO2 H3PO4 H3PO3 में अदर ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, H3PO2 ज़्यादा एसिडिक होता है, H3PO3 उससे कम एसिडिक होता है, एंड H3PO4 उससे भी कम एसिडिक होता है। यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। Ka इधर से इधर आ रहे हैं, बढ़ रहा है, सही बात है। Pka इधर से इधर आएंगे तो घटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे फैक्ट हैं, आपको पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, एक बार अच्छे से क्लास अटेंड करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें, यहाँ पे पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ लेमडा एब्जॉर्ब ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। लेमडा जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट ऑर्डर पूछा, सॉरी क्या पूछा, करेक्ट ऑर्डर। तो लेमडा एब्जॉर्ब कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, जब क्रिस्टल आपको एनर्जी इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए Hc/λ होती है, ठीक। लेमडा एब्जॉर्ब कैसे देखेंगे, इज इक्वल टू जो आपकी ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के केस में, वो वही एनर्जी यहाँ पे देखी जाती है जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाता है।
एक्साइट होकर T2G से EG में जाता है, एनर्जी गेन करेगा, फिर एनर्जी लूज करेगा एंड उसकी कुछ वेवलेंथ होगी। जब यही एनर्जी लूज करता है, यही एनर्जी गैप होता है, एंड जब ये ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप है, जब यहाँ से एनर्जी ये लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा, देन यही डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू HC बाई लेमडा हो जाता है। यानी कि एनर्जी गैप जिसका ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, एनर्जी गैप जिसका ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। पूछा क्या यहाँ पर, और करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेमडा एब्जॉर्ब, यानी कि वेवलेंथ कितना एब्जॉर्ब होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, जब सेंट्रल मेटल आइटम चूंकि सेम है यहाँ पे सब जगह, CO+3 कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट +3 में है, आपको पता है कि सेंट्रल मेटल आइटम सेम है, तो लिगेंड देखेंगे, लिगेंड डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये जो गैप बन रहा है, ये ज़्यादा हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तो ये एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में डेल्टा ऑक्टाहेड्रल यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू HC अपॉन लेमडा होता है, एनर्जी बढ़ेगी देन वेवलेंथ घटेगा। आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप इथाइलिन डायमीन एंड डाइथाइलिन ट्राइअमीन एंड EDTA4 नेगेटिव इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, जो ये लिगेंड है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या, इथाइलिन डायमीन है, एंड डाइथाइलिन ट्राइअमीन ये क्या है, उससे कमजोर लिगेंड है, एंड EDTA4 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीजन डोनर हो जाता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों डोनर होते हैं, बट ऑक्सीजन मेनली इसमें डोमिनेंट डोनर होता है, इसी वजह से इसका जो नेचर है ये वीक फील्ड लिगेंड का हो जाता है। आपको पता होगा कि कार्बन और नाइट्रोजन ये जो दो डोनर होते हैं, जहां पर ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर जहां पर होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इथाइलिन डायमीन ज़्यादा डोनेट करता है, उससे कम डाइथाइलिन ट्राइअमीन, उससे कम EDTA4 नेगेटिव। तो पहले में क्या है, EDTA4 नेगेटिव, फिर डाइथाइलिन ट्राइअमीन, फिर इथाइलिन डायमीन, तो यानी कि एनर्जी गैप कहाँ ज़्यादा होगा, थर्ड में, उससे कम एनर्जी सेकंड में, उससे कम एनर्जी फर्स्ट में, यानी कि एनर्जी 3 2 1 है। देन जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ का आर्डर एनर्जी का जस्ट उल्टा होगा, यानी कि 1 2 3 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। आप अगर ध्यान देंगे देन 51 जो क्वेश्चन नंबर है इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन में। आपकी क्या राय है मेरे इस लॉजिक पर, मेरे एक्सप्लेनेशन पर, कि यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 3 है ये ऑर्डर जो दिया गया है, सॉरी मैंने 50 पर लिख दिया, ये रहा 51, जो ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है ये एनर्जी का ऑर्डर दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई, तो इनर्ट गैसेस कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं। आप इसको इनर्ट गैस में जाके आप पढ़ सकते हैं, जीरो ग्रुप आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा गया एनसीईआरटी में। दे स्पैरेंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि कम घुलनशील होती हैं वाटर में, बिल्कुल, क्योंकि कम रिएक्टिव है तो कम घुलनशील तो होंगी। हीलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल 4.2 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि -270.6 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि इतने कम टेम्परेचर पर ये बॉयल होने लगता है। पॉइंट एमंग एनी नोन सब्सटेंसेस, मतलब जितने सब्सटेंस हम जानते हैं उसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का है वो हीलियम का, बिल्कुल सही बात है। हीलियम सोज मैक्सिमम डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी, बिल्कुल, क्योंकि ये रबर में, ग्लास में, प्लास्टिक में जो हमारे लेबोरेटरी के मटेरियल होते हैं वहां से डिफ्यूज होता रहता है, किसी में अगर अपने बंद करके रख दिया तो वहां से निकल जाता है। देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर इज लगभग 1% बाई वॉल्यूम ऑफ हिज जेनॉन इज मेजर कंस्टिट्यूएंट। ये बात तो सही है, लगभग 1% इनर्ट गैसेस होती हैं, लेकिन उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट जेनॉन नहीं होता। मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन होता है, ऑर्गन होता है, यानी कि ये 5 नंबर गलत है, बाकी सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई जब एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो देन अपने भाई बंधुओं के साथ साझा जरूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार से मैं लेट नहीं करूंगा, एंड जैसे ही टेस्ट होगा उसके 1 से 2 दिन में सारे के सारे डिस्कशन मैं कर दूंगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो यहाँ पर पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन कलर कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला फार्मूला है FeSO4 NH4 SO4 .6H2O, ये मोहर साल्ट का फार्मूला है, एंड इसमें आयरन +2 में प्रेजेंट होता है, एंड +2 का आयरन क्या होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। इसमें पूछा है नॉट अ ग्रीन कलर कंपाउंड, कैसा है, पेल ग्रीन कलर का है। दूसरी चीज की हम बात करें K2SO4.Al2SO4 24H2O, ये पोटास एलम का फार्मूला है जो कि कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम +3 में है, यहाँ पर एल्युमिनियम +3 में है, क्या है, एल्युमिनियम +3 में है, तो यहाँ पे D0 हो जाता है। एल्युमिनियम +3 का कॉन्फिगरेशन करेंगे, D0 हो जाता है, यानी कि D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो D ट्रांजिशन नहीं होता है, यानी कि कोई कलर नहीं आता है। NiCl2 एक्वस की बात करें, NiCl2 एक्वस क्या बन जाता है, ये बन जाता है NiH2O6 एंड होल का 2 पॉजिटिव, एंड ये ग्रीन कलर का होता है। एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि कलर कौन सा कंपाउंड कैसा कलर देता है। रेड एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन देता है, तो आपको चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं CrOH थ्राइस की, जो कि ग्रीन पीपीटी होता है। CrOH थ्राइस ये भी ग्रीन पीपीटी है, क्रोमियम +3 में होता है, एंड ये भी क्या है, ग्रीन पीपीटी है। बस एक ही चीज है, दैट इज पोटासियम, जो कि कलरलेस है, एल्युमिनियम +3 में है, D0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, लेकिन अगर आपने चैप्टर साइज से पढ़ा है देन इसको एलिमिनेशन करके, ऑप्शन एलिमिनेशन करके सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो कि ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड शो करते हैं, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसका होता है वो नहीं करता है, dsp2 जिसका होता है यानी कि जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वही करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड भी करते हैं, उसको तो मैंने लिख दिया कि कौन कितना अपना जीआई शो करता है, बाकी इसकी जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख रहे हैं ईएन थ्राइस है। ईएन थ्राइस होने का मतलब है कि सेम लिगेंड 3 बार प्रेजेंट है। सेम लिगेंड जब 3 बार प्रेजेंट होता है देन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, कहीं ना कहीं से आप काटेंगे तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता अगर उसमें कोई भी सिमेट्री हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। ये सब एब्सेंट होना चाहिए तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे आप, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दूसरा ऑप्शन ZnNS3 ट्वाइस Cl2, ये क्या है, एक sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है इसका, जब आप इसको कॉन्फिगरेशन करेंगे Zn+2 में होता है sp3 कॉन्फिगरेशन आता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, sp3 हो गया। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म sp3 वाले तो शो ही नहीं करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, यानी कि ये शो नहीं करेगा, यानी कि ये तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, इस वजह से ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए ये ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें देन सीआर ग्लाइसिनेटो 3, ग्लाइसिनेटो की बात करें तो ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी डोनर होता है एंड नाइट्रोजन भी डोनर होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है। एंड यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एंड ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, क्या है, स्क्वायर प्लेनर नहीं, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। एंड यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, कहीं से भी काटोगे ये बराबर 2 भागों में नहीं काट सकते हो। यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि NH3 3 बार है, Cl3 3 बार है। इसको आप एक प्लेन ऐसा होता है जहां पे आप काटेंगे देन इन दोनों को आप बराबर 2 भागों में काट सकते हैं, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाती है, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे देन जाके आप ऑप्शन नंबर 3 चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इस क्वेश्चन की कोई और ट्रिक है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लोगों की भी मदद होगी। क्वेश्चन नंबर 55, ये बेसिक रेडिकल फर्स्ट ग्रुप क्या है, बेसिक रेडिकल है Ag+, Hg2+2, Pb+2, ये सब बेसिक रेडिकल हैं फर्स्ट ग्रुप के, एंड उनका जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। Ag+Hg2+2 Pb+2 जब डायल्यूट HCl डालते हैं जो कि फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट होता है, देन AgCl Hg2Cl2 PbCl2 का फॉर्मेशन होता है। साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, इसको आपको साल्ट एनालिसिस अच्छे से पढ़ेंगे देन क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। बात करते हैं AgCl की, तो ये सब के सब क्या है, व्हाइट पीपीटी है। तो यहाँ पे जो बनता है सब के सब व्हाइट पीपीटी है, बट AgCl होता है ओनली डिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया। AgCl किसमें डिजॉल्व है, सिर्फ एक्वस अमोनिया में डिजॉल्व होता है। Hg2Cl2 टर्न्स ब्लैक व्हेन रिएक्टेड विद अमोनिया, जब आप अमोनिया से इसका रिएक्शन कराते हैं देन ये ब्लैक हो जाता है, यानी कि, और ये दोनों वार्म वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। बट PbCl2 होता है सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट प्रेसिपिटेट बैक व्हेन वाटर कूल्स डाउन, यानी कि PbCl2 जो है यहाँ पे हॉट वाटर में सॉल्युबल तो होता है, लेकिन जैसे ही पानी ठंडा होगा ये फिर से पीपीटी बना लेगा, फिर से इनसॉल्युबल हो जाएगा। बाय द वे आंसर ऑप्शन नंबर 1 जाएगा यहाँ पे कि Pb+2 है। मिक्सचर ऑफ द साल्ट गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन, जो कि हॉट वाटर में सॉल्युबल है तो PbCl2 ही सॉल्युबल होता है, यानी कि यहाँ पे Pb रहा होगा, यानी कि Pb+2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। बाय द वे इस क्वेश्चन नंबर 56 से पहले बता देता हूं कि आज मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। केमिस्ट्री का डिस्कशन नहीं आया था क्योंकि मेरा जो है खुद वो अभी डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, देन मुझे एनालिसिस करने में टाइम लगा और मैं सोच रहा था सिर्फ आंसर आपको बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ी सी मेहनत करके सही वीडियो देना चाहता था, इसीलिए टाइम लगा। बाकी अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि आप लोगों के भी टाइम का ख्याल रखूं। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है, नेचर पूछा गया है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, NO, एंड नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जहां पे ऑक्सीजन एंड जो दूसरा एलिमेंट है उन दोनों का रेशियो 1.5:1 या फिर बोले तो 3:2 हो, यानी कि ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट हो एंड अगला बोले तो एलिमेंट 2 मोल प्रेजेंट हो, जैसे कि N2O3 ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, सेस्क्वी ऑक्साइड। नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड बोला जाता है। बात करते हैं जैसे कि आपको कुछ कंपाउंड याद होने चाहिए, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +1 में है, +1 कम ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई के साथ क्या आता है, अस आता है, नाइट्रस ऑक्साइड। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन +2 में है तो इसीलिए नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सब कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड न्यूट्रल हैं, जबकि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड, ये सब कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन सकता है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है, एंड
नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है, देन ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। भाई जब वीडियो कैसी लगी, और जल्द ही क्वेश्चन नंबर 57 से लेके 67 तक सोल्यूशन आएगा एंड 10-10 क्वेश्चन का छोटी छोटी वीडियो बना के सोल्यूशन करूंगा, देन आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा एंड मेरे लिए भी इजी रहेगा। बाकी बात करते हैं, वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप बताइए एंड चैनल को फॉलो कर लीजिए फॉर फर्दर टेस्ट डिस्कशन।